आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लेख जिसका शीर्षक है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, जिसको लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। दोस्तों, पढ़ते हैं इस लेख के भाग नंबर 3 को, जिसमें जानेंगे कि लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी जब देहरादून से इलाहाबाद बच्चन जी के साथ आ जाते हैं तो उनके आगे का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है इलाहाबाद में। पढ़ते हैं इस लेख के भाग नंबर 3 को। लेखक बताते हैं कि इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। लेखक बताते हैं कि बच्चन जी के साथ वह इलाहाबाद आ जाते हैं। जो बच्चन जी के माता पिता होते हैं वह लेखक के लोकल अभिभावक बन जाते हैं। उन्होंने उर्दू और फारसी की सूफी नज़मों का एक संग्रह जो है लेखक को दिया था बड़े स्नेह से। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। लेखक बताते हैं कि उर्दू फारसी की सूफी नज़मों का जो संग्रह मुझे मिला था वह आशीर्वाद के रूप में अब तक रखा हुआ है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो, जब भी तुम इस काबिल हो जाओ यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए तब वापस कर देना, चिंता मत करो। ना इस काबिल हुआ और ना मैंने चिंता की। लेखक बताते हैं कि इलाहाबाद में आने के बाद बच्चन ने मेरी एमए की पढ़ाई का जिम्मा ले लिया। प्रीवियस और फाइनल ईयर के दोनों सालों की जो फीस है वह बच्चन ने भर दी थी और मुझसे कहा था कि देखो, जब भी तुम इस काबिल हो जाओ तो तुम मुझे फीस वापिस कर देना, चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। लेखक बताते हैं ना ही मैं इस काबिल हुआ यानी ना ही मेरी नौकरी लगी और ना ही मैंने कभी चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। लेखक बताते हैं बच्चन मुझे इसलिए पढ़ाना लिखाना चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पा सकूं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। शौक कहाँ होना था। लेखक बताते हैं कि बच्चन जी जो है अंग्रेजी में फाइनल ईयर कर लिया था और 10 साल की उन्होंने मास्टरी भी कर ली थी और बीटी के साथ साथ वह चाहते थे कि लेखक भी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर फारिग हो जाए और कहीं नौकरी पा सके। सो यह कहाँ होना था। कहीं ना कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। लेखक बताते हैं कि मुझे नौकरी नहीं करनी थी। मैंने अपनी पिताजी की सरकारी नौकरी को देखा था और उसको देखकर मैंने अपने दिल में यह ठान लिया था कि मुझे तो नौकरी कतई नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह बस घोंचूपने की हद थी और पलायन। लेखक बताते हैं कि मैं जैसा सोचता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, यह तो बस घोंचूपने की हद थी। और अपने आप से पूछते हैं कि जो मैंने पलायन किया उसके बारे में क्या है। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से, यानी मैं कभी नहीं भूलूंगा, इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम। लेखक बताते हैं कि महान लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी की कृपा से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस में एक नौकरी मिल गई थी। काम क्या था उनका? इंडियन प्रेस से उन्हें ट्रांसलेशन का काम मिल गया था। अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेशन। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। यहाँ रब्त का अर्थ होता है संबंध या रिश्ता। लेखक बताते हैं कि मेरी अनुवाद में नौकरी लग तो चुकी थी
जिसका मतलब यह था कि मुझे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी पड़ेगी। अब हिंदी कविता से मेरा जो रिश्ता था वह बिल्कुल छूट छूट गया था। भाषा और उसके बारे में मैं लगभग अजनबी सा हो चुका था। ले आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं थी और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था। लेखक बताते हैं कि हिंदी मेरी शुरू से ही फर्स्ट फॉर्म नहीं रही थी और मेरे घर का जो वातावरण था वह उर्दू भाषा का ही वातावरण रहा था। उर्दू भाषा को सीख सीख कर ही मैं बड़ा हुआ था और बीए में भी मैंने एक उर्दू का विषय लिया था। गज़ल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसी भी कुछ थी अपनी थी। लेखक बताते हैं कि मैं जो भी कुछ लिखता था अपने मन के भावों को तो मैं गज़ल के माध्यम से उर्दू भाषा में ही लिखा करता था। भली बुरी एक मौन साथी थी मेरी उर्दू भाषा, जैसी भी कुछ थी वह अपनी थी। अब लेखक बताते हैं कि मैं हिंदी भाषा में अनुवाद का काम करने लग गया था। अब हिंदी भाषा से मेरा शुरू से ही अटैचमेंट नहीं रहा था, क्योंकि मेरा उर्दू भाषा से ही शुरू से अटैचमेंट था। उर्दू भाषा में ही मैं गज़लें लिखा करता था और हिंदी भाषा में मुझे लिखना था, यह बहुत गंभीर समस्या बन चुकी थी। शायद विषयांतर हो रहा था। लेखक बताते हैं कि मेरा विषय का बदलाव हो रहा था, यानी मैं उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में आ रहा था। मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेखक बताते हैं कि मेरा विषय का बदलाव हो रहा था, जो कि बच्चन साहब के द्वारा ही हुआ था। साहित्य की भाषा हिंदी मेरी बच्चन साहब के द्वारा ही बनी थी। इसका जो कारण है स्पष्ट रूप में लेखक बताना चाहते हैं और कहते हैं कि एक बार पहले भी सन 1933 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिस सोनेट है, यानी यद्यपि मुझे उनसे मतभेद है। लेखक बताते हैं कि एक बार सन 1933 में मैंने अपने पढ़ाई की प्रीवियस का परीक्षा जो है नहीं दी थी और मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था, मगर तब तक जो मैंने कुछ रचनाएं लिखी थी, कविताएं लिखी थी, वह सरस्वती पत्रिका और चांद पत्रिका में छप चुकी थी और बच्चन की एक पत्रिका है अभ्युदय, उसमें भी प्रकाशित मेरा एक सोनेट हुआ था जिसे बच्चन ने पसंद किया था और उस सोनेट को पढ़कर बच्चन ने कहा था यह वास्तव में खालिस सोनेट है। उनके इस कहने पर मुझे मतभेद होता है। बहरहाल, तो सन 37 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र और सदैव एकांत था अपने लिए, या तो अंग्रेजी था, अफसोस, या उर्दू गज़ल। लेखक बताते हैं कि 1937 में भाषा यानी हिंदी भाषा जो है मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम यानी अपने भावों को व्यक्त करने का जो माध्यम है वह या तो अंग्रेजी भाषा थी या तो उर्दू गज़ल थी। अब जिस समय लेखक लिख रहे थे वह समय अंग्रेजी सरकार का समय था। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया हुआ था और हिंदी भाषा पर किसी भी तरह से लेख लिखने पर रोक लगा रखी थी। लेखक बताते हैं कि अपने भावों को व्यक्त करने का माध्यम या तो अंग्रेजी था, जिसे वह अफसोस मानते हैं, या तो उर्दू भाषा थी। हाँ, एक बात के लिए मैं अपने पछाही सीधे सादे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी ना हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना, भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। लेखक बताते हैं कि बचपन से ही और मेरे परिवार में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहा है किसी भी भाषा को अपनाने को लेकर, यानी मेरे परिवार में किसी एक भाषा के अपनाने को जोर नहीं दिया गया है। इसलिए मैं अपने परिवार को धन्यवाद देता हूँ। मेरे हृदय या मेरे दिमाग को जो बात घेर लेती
ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है। अफसोस तो बस इस बात का ही है कि मैं जमकर किसी भी भाषा की साधना नहीं कर सका हूँ। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा? इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंथ थे। लेखक बताते हैं कि हिंदी भाषा में वे किस प्रकार आए। उसका कारण जो है, महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत थे। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन। लेखक बताते हैं कि मैं हिंदी में किस प्रकार आया। हिंदी में मैं सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रेरणा से आ पाया। उनसे जो मुझे संस्कार मिले थे हिंदी भाषा में लेख लिखने के, उसके बदौलत आ पाया था। और इलाहाबाद जो क्षेत्र है, इलाहाबाद का जो वातावरण है, वह हिंदी साहित्यिक वातावरण रहा है। हिंदी साहित्यिक वातावरण में इलाहाबाद में जो मेरे मित्र बने, जो भी लेखक मित्र थे, उनसे मैंने प्रोत्साहन लिया, प्रेरणा ली, हिंदी का मैं लेखक बन गया। और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। लेखक बताते हैं कि हिंदी मुझे आज के समय में भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को जो दुखी है और अपने को अलग मानते हैं इस सांप्रदायिक वातावरण के। लेखक उस समय के बारे में बता रहे हैं जिस समय भारत में सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, सांप्रदायिक वातावरण बना हुआ था, दो धर्मों के लोग आपस में लड़ते रहते थे। लेखक बताते हैं कि मैं इस बात से दुखी था और इन चीज़ों से मैं अपने आप को अलग मानता था। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दाना वार झेल ही नहीं रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मन स्थिति का द्योतक होता है। लेखक बताते हैं कि इस सांप्रदायिक वातावरण को बच्चन साहब जो है झेल ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी कविताओं में इस वातावरण को, इस सांप्रदायिक विषय को लिख भी रहे हैं। और वह कहते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मन स्थिति का यह द्योतक बना हुआ है। मगर सन 37 में मेरा हाल यह था जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतःचेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसीलिए इलाहाबाद लाए हैं। लेखक बताते हैं कि सन 1937 में मेरा यह हाल था कि मैं फिर से जीवंत हो चुका हूँ, जीवंत हो गया हूँ और मैं तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मैं उसे भुला चुका हूँ और मेरे अंतर की जो चेतना है, मेरे मन की जो चेतना है, उसका यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसीलिए देहरादून से इलाहाबाद लेकर आए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देर है, बहुत से बहुत 1 साल। लेखक बताते हैं कि बच्चन साहब जो है वह मैदान में उतर चुके हैं, यानी अपनी कविताएं, अपने लेख लिख रहे हैं, समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बस जरा आर्थिक रूप से वह कमज़ोर है, लेकिन वह एक साल के भीतर ही मजबूत हो जाएंगे और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। लेखक बताते हैं कि मुझे भी अपने साहित्यिक क्षेत्र में हिंदी भाषा में उतरना है, अपने लेख लिखने हैं, कविताएं लिखनी है। मैं अपने तौर पर लिखूंगा, मुझे भी कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य है, और कोई भाव नहीं। लेखक हरिवंश राय बच्चन से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि जिस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी जो है अपने लेख लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, उसी प्रकार मुझे भी कमर कस लेनी है। और मेरे मन में भी यही भाव मुख्य रूप से स्पष्ट था और इसके अलावा कोई भी भाव मेरे मन में नहीं था। तो दोस्तों, यह था इस लेख का भाग नंबर 3। इस लेख के आखिरी भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।